इंटरेस्टिंग पर्सन से बात शुरू करते हैं। इंडियन ओरिजिन के फंड मैनेजर हैं, लेकिन एफआईआई हैं, एक्चुअली हांगकांग से बैठ के अपना फंड मैनेज करते हैं। मिड कैप्स में स्टॉक पिकिंग उनको सबसे ज़्यादा फेवरेट उनका काम है। अयाज मोतीवाला हमारे साथ हांगकांग से जुड़ रहे हैं। अयाज, पहली बात तो बहुत बहुत धन्यवाद ईटी नाउ संदेश पे, आपको बिलेटेड ईद की शुभकामनाएं। अब तो बाजार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गया है। एक तरफ अर्निंग्स बढ़ रही हैं, दूसरी तरफ वैल्यूएशन श्रिंक हो रहे हैं क्योंकि कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ने का बाजार को भनक लग रही है। तो ऐसे में एक मिड कैप पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए किस तरह इन्वायरमेंट को आप ऑब्जर्व कर रहे हैं? गुड मॉर्निंग अजय, और आपका शुक्रिया और ईटी स्वदेश में इनवाइट करने के लिए शुक्रिया। जैसे कि आपने पूछा, मिड कैप या इसको अपने ब्रॉडली इन्वेस्टिंग के कॉन्टेक्स्ट में अगर करें, एनवायरनमेंट काफ़ी चैलेंजिंग है अभी। एक लेवल पे वी हैड अ बिग मूव ऑन द लास्ट 2-3 इयर्स, और ये नोन फैक्टर्स हैं। इन्फ्लेशन का नोन फैक्टर है, ऑयल का नोन फैक्टर है, और जैसे कि कल ही आरबीआई ने पॉलिसी चेंजेस की हुई हैं, तो environment is definitely challenging from search out for new ideas, और I think जैसे हम लोग सोच रहे हैं, ये environment है प्रोटेक्ट करना। तो इसको क्रिकेट के कॉन्टेक्स्ट में या स्पोर्ट्स के कॉन्टेक्स्ट में अगर पुट करें, दीज आर द काइंड ऑफ मिडिल ओवर्स जहां आपको ग्राफ्ट करना है, यहाँ रन्स बनाना है, लेकिन यू हैव टू स्टे ऑन द विकेट। तो आपको बेसिकली प्रिपेयर होना है पोटेंशियल ग्राइंड के लिए। देयर कुड बी अ ग्राइंड फॉर 3-6 मंथ्स और 12 मंथ्स। ये तो वक्त ही बताएगा जब ये समय बीतेगा, बट ये सारी चीज़ें होंगी। इंटरेस्ट रेट, आरबीआई पॉलिसी चेंजेस जो कल हुई, उस कॉन्टेक्स्ट में और भी आगे चेंजेस एक्सपेक्टेड हैं, बोथ डोमेस्टिकली और यूएस फेड और इंटरनेशनली। तो ये सब चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी और पॉलिसी बनानी होगी। उसके आगे उनके साथ ऐसे स्टॉक्स पिक करने होंगे जो थोड़े इस बिजनेस, इस सिचुएशन से उभर सकें और बाहर निकल सकें और अर्निंग्स ग्रोथ फिर भी रिपोर्ट कर सकें। सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, राइजिंग इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट में वैल्यूएशंस, स्पेशली जो ऐसी कंपनीज के वैल्यूएशन जो बहुत ज़्यादा हाई रहे हैं अपने रेंज के, इनके ऊपर दबाव बनता है क्या? क्या हमारे व्यूअर्स को और इन्वेस्टर्स को इन जनरल रिटर्न एक्सपेक्टेशंस अपनी थोड़ी मॉडरेट कर देनी चाहिए ऐसे फेजेस में? बिल्कुल अजय, जैसे आपने ये क्वेश्चन पूछा, इसको अगर आगे थोड़ा एक्सटेंड करते हैं, इन द सेंस के पहले तो मार्केट ने क्या किया हुआ है ओवर द लास्ट सॉर्ट ऑफ 5-10 एंड लॉन्गर पीरियड, और उसको आगे देखते हुए क्या सोचना चाहिए। तो आप नोट करेंगे, जैसे फैक्ट्स हैं कि द रिटर्न ऑन द निफ्टी और द सेंसेक्स ओवर द लास्ट सॉर्ट ऑफ 10 इयर्स, ये कोई 12-13% हुए हैं। इसको नोट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस पीरियड में उसके प्रीवियस डेकेड के कॉन्टेक्स्ट में अर्निंग्स ग्रोथ थोड़ी सी सहमी हुई आई है। उसके बावजूद मार्केट ने 12 से 14% मार्केट लेवल पे रिटर्न प्रोड्यूस किया हुआ है, और ये अगर हम लोग एक्सटेंड उसको और पीछे करते हैं, 15-20 साल में भी यही टाइप का परफॉर्मेंस है, 12 से 14% सेंसेक्स का। और इसको अगर हम लोग इकोनॉमिक ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ इससे कॉन्टेक्सचुअलाइज करें, तो करीबन उसी लेवल पे इंडियन नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ भी हुआ है। सो आई थिंक आगे देखते हुए इट इज़ ओनली फेयर टू थिंक दैट इन्वेस्टर्स को अपना एक्सपेक्टेशन रीजनेबल रखना चाहिए। इस बैंड में 12 से 15%, ज़्यादा एक्सटेंडेड बैंड अगर हम लोग सोचें तो एक लेवल पे। और दूसरा कॉन्टेक्स्ट जो आपने बताया स्टार्टिंग में अजय, वो है इंटरेस्ट रेट और इन्फ्लेशन का कॉन्टेक्स्ट। इन्फ्लेशन से बेसिस से इंटरेस्ट रेट सेट होती है। तो जैसे हमने देखा कि दिस हैज बीन द लोएस्ट इंटरेस्ट रेट पीरियड भारत देश में ओवर द लास्ट मेनी ईयर्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी नॉमिनल रिटर्न का एक्सपेक्टेशन 1-2-3 पॉइंट से लोअर करना चाहिए आगे देखते हुए। जब इंडिया ने
15-18% रिटर्न प्रोड्यूस किया था 2000-2010 में। तो उस पीरियड में इंटरेस्ट रेट टेबल 2 से 3 पॉइंट हायर था। तो ये दोनों चीज को कॉन्टेक्चुअलाइज करते हुए ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म और इन्फ्लेशन का जो माहौल है और इंटरेस्ट रेट का माहौल है उसको मद्देनजर रखते हुए आई थिंक एक रीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगा इक्विटी रिटर्न्स का 12 से 14%, 15%। और ये रिटर्न भी जैसे हमने नोट किया है कि स्ट्रेट लाइन में नहीं आते हैं। तो इमीडिएट 2 या 3 बरस के पीरियड को अगर हम लोग देखते हैं तो बेसिकली कोविड का सिचुएशन आया, मार्केट काफ़ी पिट गई, मार्केट नीचे चली गई। जो 45-50 हज़ार का इंडेक्स चल रहा था वो इंडेक्स हो गया ऑन द लो 26-28 हज़ार, बट मोर लाइक 30,000। वहाँ से बाउंस हुई है मार्केट, वहाँ से डबल हुई है। तो वो रिटर्न बंच्ड अप ही आते हैं, इक्विटी के हमने नोट किए हुए हैं। तो इन्वेस्टेड रहना बहुत ज़रूरी है और किस पीरियड में ये रिटर्न आएंगे स्पेसिफिकली वो जानना ए प्रायरी बहुत मुश्किल है, लेकिन ओवर पीरियड रिटर्न्स ये आप 12 से 15% एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यस, ये कहा जाता है कि जब फेड थोड़ी भी दरें बढ़ाता है तो कई बार ना लिक्विडिटी की कुछ प्रॉब्लम होती है। अब तो भारत में भी आप देख पा रहे हैं दरें बढ़ रही हैं। हालांकि कंफर्ट जोन था हमारा, उसमें हमें कोविड का भी रिलीफ मिला तो सिर्फ वही वापस हो रहा है। बट आपको कहीं ऐसा लगता है कि लिक्विडिटी की भी प्रॉब्लम आगे चल के मार्केट्स को फेस करने को मिलेगी? उसके अगेंस्ट में डीआईज हैं जो अच्छा पैसा लगा भी रहे हैं और ईएमआई भी अच्छी आ रही है, मतलब जिसको हम एसआईपी कहते हैं टिपिकली। जी बिल्कुल। तो आपने इस सवाल में 2-3 सवाल पूछे हुए हैं, तो इसको मैं एड्रेस करने की कोशिश करता हूँ। पहले तो है इंटरनेशनल लिक्विडिटी। तो टिपिकली मैं वन लाइन में ये कहना चाहूँगा कि वेदर फॉरेन इन्वेस्टर है या अपने देश का इन्वेस्टर है, वो रिटर्न सीक करता है। तो एसेंशियली इंटरनेशनल मनी हो या डोमेस्टिक मनी हो, इट इज़ रिटर्न सीकिंग। तो उनको अगर लगता है कि नॉर्थ एशिया में या कहीं और पैसा लगाना चाहिए तो वो पैसा अपनी रीत से रोटेट करता है। एक लेवल पे इंटरनेशनल फॉरेन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की बात करें तो उसको उसको अगर यूएस लिक्विडिटी सिचुएशन के कॉन्टेक्स्ट में डाला जाए तो वो तो 10-12 साल पुरानी बात है, वेयर इंटरेस्ट रेट्स को क्लोज टू जीरो किया हुआ है और लिक्विडिटी प्रोवाइड किया है मार्केट में with the intention to actually have a jump start in the industry post the Lehman crisis. बट इसका नतीजा हमने देखा हुआ है कि फाइनेंशियल एसेट इन्फ्लेशन ज़्यादा हुआ है और इकोनॉमिक एक्टिविटी एज बोर्न आउट बाय यूरोप, यूएस, जीडीपी ग्रोथ नंबर्स हैज़ बीन वेरी ऑर्डिनरी टू से द लीस्ट। अब इसका समय एक लेवल पे ख़त्म हो रहा है और जो ये बेनाइन इन्फ्लेशनरी एनवायरनमेंट था 5, 7, 10 साल तक का, वो ख़त्म होता हुआ है फॉर वेरियस एक्सटर्नल रीजंस। जहाँ से ऑयल से शुरू हुआ है, बाकी मटेरियलों में भी तेज़ी आई हुई है। तो ये यूएस फेड को पुश कर रहा है लिक्विडिटी को क्रंच करने के लिए। और उस कॉन्टेक्स्ट में जब लिक्विडिटी पुल बैक की जाएगी, आई थिंक मोर देन लिक्विडिटी इट इज़ द प्राइस ऑफ मनी जो कि ये इन्फ्लेशन और ये बेसिस से डिटरमाइन हो रहा है। तो यूएस 10 ईयर, यूएस 30 ईयर की बातें होती रहती हैं और ये रैली किया हुआ है। तो आई थिंक एसेंशियली प्राइस ऑफ मनी बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ मनी बढ़ रहा है और उस कॉन्टेक्स्ट में इन्वेस्टर्स अपनी रिटर्न्स की बेसिस अपनी रीत से लगाएंगे, वेदर उनको भारत देश पसंद है या नहीं। और इंडियन इन्वेस्टर्स अपना जरिया ढूंढ रहे हैं पैसा बनाने का। सो कमिंग बैक होम नाउ, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जैसे आपने बताया कि एक रेगुलर एसआईपी प्लान है, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशंस हम लोग भी देख रहे हैं, $1 बिलियन प्लस हो चुके हैं, नियरली 10,000 करोड़ पर मंथ की फ्लोज आ रही हैं। सो आई थिंक दैट इज़ अ गुड बुलवाक टू टेक एनी ऑफ द जो कि ये बताते हैं फॉरेनर सेलिंग के कॉन्टेक्स्ट में, वो मैचिंग सिचुएशन का है। बट यहाँ पे अगर भारत देश में जो हम लोग होप कर रहे हैं कि अर्निंग्स ग्रोथ का सिचुएशन अगर अच्छा, अर्निंग्स का सिलसिला अच्छा चलता है
देन डोमेस्टिक या इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स इस मार्केट में अट्रैक्टेड रहेंगे। तो कॉन्टेक्स्ट वही है, लिक्विडिटी से कॉस्ट ऑफ कैपिटल थोड़ा सा बढ़ रहा है डेफिनेटली, और इसको मद्देनजर रखते हुए एक अर्निंग्स ग्रोथ की जहां भी स्टोरी है उसमें और उस बेसिस से पोर्टफोलियो बनाना जरूरी है। राइट, मॉर्निंग अयाज, प्लेजर टू हैव यू। प्रियंका हियर। काफ़ी सारी डिस्कशंस इसी सब्जेक्ट पर हुई है, पर एक और आपसे इंपॉर्टेंट व्यू ये जानना चाहते थे कि क्योंकि फेड के ब्याज दरें बढ़ने की एंटिसिपेशन और बाजार उसको प्रिपेयर कई महीनों से कर रहा था, लेकिन इंडिया में जो सडन रेट हाइक आया, आपको क्या लगता है कि कितना समय लगेगा पूरी तरह से इस डैम्पनर को हमें प्राइस इन करने में? जी प्रियंका, गुड मॉर्निंग। जैसे आपने बताया, सरप्राइज का एलिमेंट, अगेन इसका भी बैक स्टोरी जाना चाहिए, विच इज़ दैट जैसे इंडिया यूनिकली प्लेस्ड है और वी आर ब्लेस्ड, सो हमको हमेशा उस कॉन्टेक्स्ट में रहना चाहिए। तो जब ये यूएस का सिचुएशन हुआ है, जो मैंने बताया, ये ज़ीरो इंटरेस्ट रेजिम का 10-12 साल का एनिवर्सरी हो चुका है, भारत देश में उस टाइप का इंटरेस्ट रेट डिक्लाइन कभी नहीं हुआ था एक लेवल पे, बिकॉज इंडिया इज अ पर से हाई इन्फ्लेशन कंट्री, लार्जली एन इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन, जो पेट्रोल की दामों से हम लोग के देश में आ जाता है, बाकी भी कमोडिटीज जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं उस कॉन्टेक्स्ट में। तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी यस, भारत देश में इंडीड रेट्स घटी थी, जो मैंने अभी बताया। हिस्टोरिकल रेट से हम लोग 2 से 3% नीचे आ गए थे ओवर द लॉन्ग रेट्स ऑफ इंडियन इंटरेस्ट रेट्स एंड बॉन्ड रेट्स इन द इंडियन मार्केट। तो मैं ये ओपिन करना चाहता हूं दैट आई थिंक कल की जो एमपीसी मीटिंग थी और आरबीआई ने जो किया हुआ है, वो जैसे इंटरनेशनल कमेंटेटर्स कह रहे हैं कि फेड इज बिहाइंड द कर्व, तो वी वुड लाइक टू बिलीव दैट आरबीआई ये सुनना नहीं चाहता है और वो प्रीएम्प्ट करना चाहता है। तो इन सम सेंस, व्हाइल इट इज अ सरप्राइज मूव, आई थिंक इन द मीडियम टू लॉन्ग टर्म कॉन्टेक्स्ट ये मूव काफ़ी स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा। और ये एक कॉन्टेक्स्ट में बोला जाए कि 2013 में मई में जब ये टेपर टैंट्रम टाइप का सिचुएशन हुआ था, तो इंडियन करेंसी को बड़ी मार पड़ी थी। तो अगर आप बिजनेस स्टेबिलिटी का बड़ा कॉन्टेक्स्ट सोचें, तो ये मूव ऑल्सो फॉरेन एक्सचेंज स्टेबिलिटी करने के लिए है, ताकि रियल इंपोर्टर एंड एक्सपोर्टर अपनी बिजनेस ऑन अ कंटिन्यूअम बेसिस पे कर सकें। तो ये डायमेंशंस को भी याद रखना जरूरी है, व्हाइल देयर इज अ सरप्राइज मार्केट एलिमेंट्स, बट आई थिंक ये मार्केट इसको ओवर टाइम डाइजेस्ट कर लेगा, या ये ट्रेंड बन जाएगा जो कि इंटरनेशनल बेसिस पे चल रहा है, और हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये आपने बहुत अच्छी बात बोली, क्योंकि ये इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल बहुत बढ़ गया था और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेटेजिस्ट, इकोनॉमिस्ट, मार्केट फंड मैनेजर सभी बोलने लगे थे शायद आरबीआई नीड्स टू कैच अप विद व्हाट्स हैपनिंग इन द वेस्ट। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, अगर आप जाने से पहले हमें अपनी पोर्टफोलियो पोजीशनिंग समझा के जाएं, आपके पोर्टफोलियो की अर्निंग्स विजिबिलिटी इस समय किस तरह की है? क्या आपने भी कुछ स्केल बैक किए हैं क्या अर्निंग्स ऑन अ नेट बेसिस अपने पोर्टफोलियो के? जी बिल्कुल अजय। सो जैसे आपने सॉर्ट ऑफ इंट्रोड्यूस किया था, तो हम लोग क्यूआरसी के माध्यम से इंडिया में एक पीएमएस भी चलाते हैं। तो उस पोर्टफोलियो का रेलेवेंस इस कॉन्वर्सेशन में ज़्यादा है, बिकॉज वो फुली इंडिया पोर्टफोलियो है वर्सेस द इंटरनेशनल पोर्टफोलियो। तो उसकी हाई लेवल पे पोजीशनिंग है। हम लोग एक मल्टी कैप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं, जहाँ पे हमारा बिलीफ है कि क्वालिटी स्टॉक्स हर डायमेंशन में आते हैं, स्मॉल, मिड, लार्ज, तो उसका कोई फिक्सेशन नहीं है। तो एट दिस जंक्चर हम लोग अबाउट 50% लार्ज कैप में है और 50% स्मॉल एंड मिड कैप में है, जहाँ मिड कैप 20-25% है और 20-25% स्मॉल कैप है। तो ये हुआ एक लेवल पे मार्केट कैप का कट, आपको जो जानना होगा। एंड हमारी बिलीफ और पोजीशनिंग ये है कि जैसे कि पहले सेक्टर से शुरू करते हैं जहाँ की इंडियन रिकवरी का सबसे ज़्यादा विजिबिलिटी और प्ले है, विच इज़ द फाइनेंशियल सेक्टर, जो टिपिकली फॉरेनर्स और डोमेस्टिक्स करते हैं। तो हम लोग ने भी वो पोजीशन लिया हुआ है।
देयर हैज बीन क्लियरली अ क्लीन अप बट अ डिले ऑफ द अप्रिसिएशन, क्योंकि अगर आप देखो अंडरलाइंग लोन बुक्स होलसेल या रिटेल में बहुत ज़्यादा ग्रोथ नहीं हो रहा है। रिटेल में ग्रोथ हो रही थी, फिर कोविड का सिचुएशन आ गया, फिर एक बेस बनी और फिर से हम लोग ऊपर आए हैं। तो एक पोजीशन है बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज में, 20-25% हम लोग ने वहाँ पे लिया हुआ है। दूसरा हम लोग ने पोजीशन लिया हुआ है businesses which are defensive in nature, are quality and are currently impacted by inflation, but उनमें इन्फ्लेशन को बेयर करने की क्षमता बाकी बिजनेसेस से बहुत ज़्यादा बेहतर है, जैसे कि कंज्यूमर बिजनेसेस, फार्मास्यूटिकल बिजनेसेस, आईटी सर्विसेज, ये टाइप का भी पोजीशन लिया हुआ है। और बाकी हम लोग बॉटम अप इन्वेस्टर हैं, तो हम लोग ने कोई एक आध दो केमिकल कंपनी ली हुई है, एक आध दो सर्विसेज कंपनी ली हुई है, कोई स्टील साइकिल को प्ले करते हुए कोई सेक्टर का बेट लिया हुआ है। तो ऐसा करके हमने एक 22-23 स्टॉक का पोर्टफोलियो बनाया हुआ है। ठीक है अयाज, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच आज समय देने के लिए। अच्छा लगा आपसे बातचीत करके, उम्मीद करते हैं जल्दी आपसे वापस मुलाकात होगी।